हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस पॉलिटिकल साइंस चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह, राजनीति विज्ञान लेक्चरर। हमने पिछले वीडियो में कुछ राजनीति विज्ञान से संबंधित या ये कहीं संविधान पर चर्चा शुरू की थी और उस संविधान की चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमने मूल अधिकार और भाग 3 को जाना था। मूल अधिकारों में हमने अनुच्छेदों के साथ में उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ा था। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप उन वीडियो को एक बार देखें और फिर उन्हें एक बार और देखें, जिससे क्या होगा कि एक बार में तो आपको वो रनिंग में आएंगे या समझ नज़र में आ जाएंगे और दोबारा वो आपके स्मरण में आ जाएंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आप उसे एक बार और 2 बार देखें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स के जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनके संबंध में प्रोटीन निर्मित होती है और वो प्रोटीन जब हम जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतनी ज़्यादा बार ही हमें प्रोटीन स्थायी हो जाएगी और मेमोरी में रहती है। तो इसलिए आप उसे एक बार 2 बार ज़रूर देखें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं मूल अधिकारों के ही साथ, क्योंकि कुछ उसके हिस्से रह गए थे। मूल अधिकार 6 मूल अधिकार हैं मुख्य रूप से, और उनके 6 अधिकारों को हमने पढ़ लिया था। तो अंतिम जो संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके द्वारा रिट जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय उसके तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ में उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट जो राज्यों में उनकी राजधानियों में लगभग स्थित होते हैं, अलग भी हो सकते हैं कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो होते हैं उन रिटों को 226 के तहत जारी करते हैं। उन रिटों को आप एक बार देख लें, वहीं पे जाके रिपीट करें और चैनल को दोबारा से जो सार संग्रह 3 है, अनुच्छेद सार संग्रह, उसमें आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर अनुच्छेद 33 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 33 में भाग 3 में अर्थात जो मौलिक अधिकारों वाला भाग है उसमें प्रदत्त अधिकारों को लागू होने के उपांतरण संसद शक्ति के पास है, अर्थात उनको लागू किए जाए कहाँ पर? सशस्त्र बलों के संबंध में। सशस्त्र बलों के संबंध में संसद को अधिकार प्राप्त है कि उनको कितने अधिकार दिए जाएं, क्योंकि ये सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित लोगों के लिए या कर्मचारियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए किस तरह के अधिकार कितने प्रदान किए जाएं और उनके कितने अधिकारों में कटौती की जाए, वो अनुच्छेद 33 के तहत संसद कर सकती है। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना की जो विधि है प्रवर्त हो, तो उस समय जैसे कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय तक रहा है, मणिपुर का भी चल रहा है, तो वहाँ पर सेना विधि प्रवर्त है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारों पर निर्बंधन कितने लगेंगे? और ये संविधान ने 34वें अनुच्छेद में उन्हें छूट दी है कि सेना की विधि प्रवर्त होने पर कुछ बंधन लगाए जा सकते हैं, चाहे वो अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों पर सेना विधि होने पर उन्हें रोका जा सकता है, अधिकारों को कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, इस भाग के सभी उपबंधों को कैसे प्रभावी किया जाए ये व्यवस्था अनुच्छेद 35 करता है। उसके तहत ही संसद कानून निर्मित करती है। ये तो हमारा होता है मूल अधिकारों वाला भाग, जो कि मूल अधिकारों वाला भाग 3 भाग था, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक स्थित था, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप उसे एक बार 2 बार जरूर देखें। मेरा वायदा है कि आपको निश्चित रूप से याद होंगे और प्रत्येक कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं और इसका सभी लोग फायदा उठाएं। निश्चित रूप से वहाँ से आपको हम और भी बाद में वीडियो ला सकते हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों से संबंध को आप याद रखें, क्योंकि अनुच्छेदों से संबंध जब हमें याद हो जाते हैं तो अन्य क्वेश्चनों का आंसर देना आसान हो जाता है। भाग 4 हमारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और ये जो भाग 4 है नीति
किसके लिए बताता है, निर्देशन किसको देता है, तो ये देता है राज्य को। राज्य को नीति किस तरह से राज्य निर्धारित करे, अर्थात सरकार जो है किस तरह से नीतियों का निर्धारण करे, वो भाग 4 में बताया गया है। हालांकि ये जो भाग 4 है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात लागू नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इस भाग की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। के टी शाह ने यहाँ तक कह दिया कि ये ऐसा चेक है, जो नीति निर्देशक तत्व वाला एक ऐसा चेक है जो भुगतान के लिए बैंक पर निर्भर छोड़ दिया गया है कि करे या ना करे। तो सरकार इनको लागू करे या ना करे ये सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान जेनिंग्स ने या अंबेडकर जी ने इस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इनकी अवहेलना करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन या इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे 5 साल बाद उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि इन्हीं अनुच्छेदों के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो सकती है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी हुई है राज्य की परिभाषा। राज्य में की परिभाषा में आपको जहाँ भी राज्य शब्द इसमें प्रयोग किया जाएगा, बहुत जगह किया गया है, तो वहाँ पर राज्य में सरकार, कार्यपालिका, विधायिका और ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाता है। निगम, बोर्ड जो भी हैं उन सबको राज्य माना गया है, राज्य जहाँ पर शब्द प्रयोग हो रहा है। अनुच्छेद 36 इस भाग के अंतर्गत अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 क्या निर्धारित करता है कि तत्वों को लागू करना कर्तव्य होगा, अर्थात ये कर्तव्य है न कि दायित्व, और न्यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 37 में क्लियर कर दिया गया है और इसको एकदम से रोक दिया गया है कि इनको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि इतनी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इस तरह के कोई भी नागरिक नहीं जा सकता। 38वां अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, 38वां अनुच्छेद लोक कल्याण के संबंध से है और उसको बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी नागरिकों को प्राप्त हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तृत एक तरह से इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को न्याय दिलाया जाएगा, जो कि हमारे उद्देशिका में अर्थात प्रस्तावना में भी दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और एक में इसमें अगला एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, असमानता को समाप्त, अर्थात राज्य इस तरह से व्यवस्था करेगा कि लोगों में जो भी ऊंच नीच किसी भी तरीके की है उस सब असमानता को समाप्त किया जाए किसी तरीके से। तो आप याद रखें, यदि पूछा जाएगा लोक कल्याण के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो वो है 38वां अनुच्छेद, और ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है या निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 39 बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। इसमें स्त्री पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा राज्य, और साथ ही वेतन भी समान वेतन देने की व्यवस्था भी 39वें अनुच्छेद में की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है स्त्री पुरुष के समानता जीविका के लिए और वेतन की व्यवस्था के लिए, क्योंकि आज़ादी से पहले अलग तरह की व्यवस्थाएं थी और सभी को समान पेमेंट, स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता था, नहीं मिलता था। तो इसलिए ये 39वें अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से कानून बनाए, और इसी में एक भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में उपयोग हो, अर्थात जो हमारे देश में या राज्य क्षेत्र में जितने भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग हो कि वो सामूहिक हित को अभिवृद्धि हो, न कि केंद्रीयकरण हो धन का। तो आप देख रहे हैं कि इस समय की व्यवस्था जो है किस तरह से चल रही है, क्या वास्तव में सामूहिक हित में सभी संसाधनों का उपयोग हो रहा है। तो आप इस चीज़ को वर्तमान काल या तत्कालीन परिस्थितियों से जोड़ें और याद करने की कोशिश करें कि जो 39वां अनुच्छेद है इस समय क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि भारत में
गरीबी और अमीरी की खाई बड़ी है। तो अर्थात 39वें अनुच्छेद का क्या हो रहा है वहाँ पर उल्लंघन तो नहीं कह सकते क्योंकि इसे लागू नहीं किया जा सकता, कि पालन नहीं हो रहा है 39वें अनुच्छेद का। 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, हमारा 39 के जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समान न्याय, क्योंकि हमारे देश में सभी जानते हैं कि कितनी न्याय प्रणाली महंगी पड़ती है, तो उसके लिए समान सभी को न्याय मिल सके और निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके, इसके लिए 39 के जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये भी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। या तो ये पूछ लिया जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता कौन से अनुच्छेद में है, या इसके साथ पूछ लिया जाता है कि ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40, ये काफ़ी दिन चर्चित रहा और विभिन्न एग्जामों में इसको तो सभी को नॉलेज है कि क्या कितनी बार आ चुका होगा पूरे देश में, कितने एग्जामों में, कि ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य को ये कर्तव्य दिया गया कि ग्राम पंचायतों पंचायतों का गठन करेगा राज्य, क्योंकि महात्मा गांधी जी का सपना गांव से था और वो कहते थे कि भारत गांव में बसता है। और हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है और उसका वाहन करने वाले गांव के ग्रामीण परिदृश्य में ही हम देख पाते हैं। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि इस तरह से कानून बनाए कि लोगों को काम मिल सके, शिक्षा मिल सके, लोक सहायता भी प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप कानून बना दें और लोगों तक उनका फायदा पहुंच ही नहीं रहा है या पहुंच ही नहीं है लोगों की। 42वां अनुच्छेद काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध की बात करता है। अर्थात काम की ऐसी दशाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने काम उपलब्ध करा दिया और किसी भी तरीके से व्यक्ति वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है और उन विपरीत परिस्थितियों के कारण उसके स्वास्थ्य पर या किसी भी तरीके का खराब प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए मानवोचित अर्थात मानव के योग्य दशाएं उपलब्ध कराएगा। और स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध 42वें अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, स्त्रियों से संबंधित है ये प्रसूति सहायता, 42वें अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 कर्मगार अर्थात मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह के लिए। ऐसा नहीं है कि काम उपलब्ध करा दिया, न्यायोचित दशाएं भी हैं, लेकिन पेमेंट, आज का खर्च, महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसमें खर्च से काम, पेमेंट से काम नहीं चल रहा है, तो ऐसा पेमेंट दिलाया जाएगा या ऐसी व्यवस्था की जाएगी न्यूनतम मजदूरी की, जिससे कि मजदूरों का अपना जीवन यापन हो सके। ये 43वां अनुच्छेद। तो आप इसे जोड़ने की कोशिश करें लोगों से, तब अनुच्छेद याद होंगे। मैं एक बार एक जगह गया था और तो वहाँ पर उन्होंने अंकों को जोड़ने की कोशिश की थी, जैसे कि 8 या 9 को केला से जोड़ दिया था उन्होंने। तो इस तरह से आप सीधा सा जोड़ दें इन्हें 40 को ग्राम पंचायतों से। 40 का मतलब ग्राम पंचायत और 42 का मतलब स्त्रियों से संबंध है इसका, और 43 का मतलब मजदूर, 43 मजदूर, 43 मजदूर। इस तरह से याद करें तो आपको ये याद हो जाएगा जुड़ करके। अनुच्छेद 43 कै, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। उद्योग प्रबंधन में, अर्थात उद्योग जो चल रहे हैं उनके प्रबंधन में कर्मगारों को भाग लेना, अर्थात वो प्रबंधन में भाग लेंगे और उसकी जो फायदा होगा उसमें भी उनका भाग मिलेगा उन्हें। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति ही उसका पूरा लाभ उठाते रहें। ये 43 कै में कहा गया है। और 43 कै
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है कि सरकार इस तरह से कानून बनाएगी कि कर्मगार भी उद्योगों में शामिल हो सकें। अनुच्छेद 43 ख सरकारी समितियों को बढ़ावा, अर्थात सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे 97 संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया है। सहकारी समितियों से संबंधित जो संविधान संशोधन था हमारा 97, उसके द्वारा 43 ख में जोड़ दिया गया है। चूंकि यहीं पे कर्मकार या उनकी बात हो रही है तो यहीं पर इसको ख में जोड़ दिया गया है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा, इस तरह से कानून बनाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहकारी समिति उन्नति कर सकें और आगे बढ़ सकें। 44वां अनुच्छेद समान सिविल संहिता, अर्थात समान सिविल संहिता पूरे राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसे कानून बनाए जाएंगे, ये राज्य का कर्तव्य है। और ये कब लागू होगा ये देखते हैं, अभी भविष्य में इसको देखना होगा। इस पर बहुत चर्चा होती रहती है तो आप इसे याद रखें। ये 44वें संविधान संशोधन में लिखी गई है, नहीं 44वें अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 45 ये बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कहता है निर्देशक तत्व। इस निर्देशक तत्व को 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ये पहले बच्चों के बारे में ही था, लेकिन इसमें उन्हें निश्चित करके समाप्त करके इसमें बिल्कुल जोड़ दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने की राज्य कोशिश करेगा किसी भी तरीके से। तो इसी के तहत RTE भी आया हुआ है, राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछा जाएगा RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो एक तो ये 45वें अनुच्छेद से है और 21 ख मूल अधिकारों में भी है ये, तो दो जगह है ये। तो यहाँ पर आप इसे नोट करें और एकदम से याद करने की कोशिश करें। 45, 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए है ये। 46वां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए है। तो हितों की सुरक्षा कैसे की जाए, जो भी लोग गरीब हैं, SC ST तो है ही हैं, लेकिन दुर्बल वर्ग अन्य, क्योंकि सब जगह गरीब मिलते हैं, प्रत्येक वर्ग में मिल जाते हैं, तो वो 46वां संविधान अनुच्छेद बात की गई है अनुच्छेद में संविधान के में। और जो EWS है वो यहीं से लिया गया है, दुर्बल वर्ग। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार। 47वां अनुच्छेद पोषाहार को अच्छा स्तर होना चाहिए, जीवन स्तर भी ठीक करने की बात करता है, और लोक स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी देश उन्नति करेगा, क्योंकि उत्पादकता तभी बढ़ेगी। स्वस्थ मनुष्य के जब शरीर होगा तो तभी वो ज़्यादा काम कर पाएगा और देश आगे बढ़ेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है कि राज्य इस तरह से कानून बनाएगा कि कृषि को वैज्ञानिक तरीके से और पशुपालन को भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा, जिससे कि कृषक और पशुपालक वर्ग का भी हितों की अभिवृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा हो और देश भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश कृषि पर आधारित है। पहले बहुत ज़्यादा था, अब भी है कृषि का योगदान। 48 के अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य कानून बनाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्मारकों, स्थानों का संरक्षण राज्य करेगा। किसी भी तरीके से कानून बना करके राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, संरक्षण, तो इनकी सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का है। अनुच्छेद 50
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। अर्थात इसमें लिखा हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, यह राज्य का कर्तव्य है, जिससे कि जो न्यायपालिका है स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय दे सके। क्योंकि यदि किसी देश की न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी तो वहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो वहाँ की जनता दुखी रहेगी। ये तो काफ़ी पुराने, या कौटिल्य की बात करें या प्लेटो, अरस्तु, सभी राजनीति विद्वानों ने न्याय को पहले लिया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है कि भारत राज्य जो है इस तरह से कानून बनाएगा, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करेगा जिससे कि विश्व में शांति और सुरक्षा की वृद्धि हो, न कि टकराव पैदा हो। तो हमारे संविधान में ही ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात रख दी गई और दायित्व राज्य को दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व काफ़ी विस्तृत हैं और इनको कुछ लोग आलोचना करते हैं कि इस तरह से क्या मतलब है कि इनको जोड़ दिया गया है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, राज्य लागू करे या ना करे। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व विभिन्न सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं और सरकारें समय समय पर इनके तहत अपने कानून बनाती हैं और उन कानूनों को लागू करती हैं, जिससे कि देश लोक कल्याणकारी बन सके और सभी का कल्याण, हित और अभिवृद्धि हो सके। तो साथियों आज हमने नीति निर्देशक तत्व वाले भाग को देखा है। ये नीति निर्देशक तत्व जो भाग है ये आयरलैंड से लिया गया है। हमारे देश ने आयरलैंड के संविधान से लिया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी आप याद रखें कि हमने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। तो ये नीति निर्देशक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके तहत बहुत सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों आप इसे देखें, समझें और कमेंट्स करें और इसका लाभ उठाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।